हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संघई फ्रॉम रेनविस इन्वेस्टमेंट और आज का हमारा टॉपिक है टर्म इंश्योरेंस। टीवी में, इंटरनेट पे कई जगह आप दुनिया के एड्स देखते हैं और हर कंपनी क्लेम करती है कि उनका टर्म इंश्योरेंस सबसे अच्छा है। और अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगी कि टॉप टर्म इंश्योरेंस कौन से हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिससे हमें ये डिसाइड करना चाहिए कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स हमें देखने चाहिए टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त। एक प्रीमियम कंपैरिजन करेंगे टॉप 3 टर्म इंश्योरेंस के बीच में। उसके बाद हम एलआईसी का ऑनलाइन और ऑफलाइन का टर्म इंश्योरेंस का प्राइस कंपैरिजन करेंगे। और लास्ट में हम एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी देखेंगे जो आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज बताएगी कि किस तरीके से आपको कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा टर्म इंश्योरेंस का प्लान करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने होते हैं कोई भी टर्म इंश्योरेंस सिलेक्ट करने के पहले। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है कि मान लीजिए कि कंपनी के पास 100 क्लेम्स आते हैं तो उसमें से 99 उन लोगों ने पास कर दिया और एक रिजेक्ट कर दिया, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% होता है। तो इस हिसाब से हमें देखें तो सब कंपनीज का यहाँ पे 95% के ऊपर है। तो क्या हमें सबसे ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो उसको सिलेक्ट कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये एक फिल्टरिंग क्राइटेरिया की तरह होना चाहिए और 95% के ऊपर अगर है तो वो सभी के अच्छे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम सारी कंपनीज को ही अच्छा बोलेंगे। और इसका मेजर रीजन ये है कि आज के टाइम पे जितने भी कस्टमर्स है वो काफी जागरूक हो चुके हैं और सबको पता है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इसीलिए कंपनीज भी बहुत स्मार्ट होती है, वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो अपना अच्छा ही मेंटेन करती है। तो दूसरा फैक्टर हमें जो देखना चाहिए वो है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो क्या होता है कि मान लीजिए कि कंपनी को टोटल कोई भी ईयर में 10 करोड़ का क्लेम आया है, सारे क्लेम्स मिला के, तो उसमें से कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा पास कर दिए, मान लीजिए 9 करोड़, और सिर्फ 2 क्लेम रिजेक्ट कर दिए 0.5 करोड़ के, तो भी उसकी 90% का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो हो जाता है। 9 करोड़ अपॉन 10 करोड़ के हिसाब से 90% का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो हो जाता है। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आदित्य बिरला के जो है 90% के नीचे के अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है, 90% के ऊपर जो है उन सबको हम अच्छा मानेंगे। अब तीसरा चीज जो हमें देखना चाहिए वो है क्लेम रिजेक्शन रेशियो। तो क्लेम रेपुडिएटेड या रिजेक्शन रेशियो क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी कंपनी को क्लेम आता है तो क्लेम को वो इमीडिएटली अपफ्रंट रिजेक्ट कर देती है। ऐसा क्यों होता है? कई बार कंपनीज बोलती है कि जो भी आप क्लेम कर रहे हो ये टर्म्स एंड कंडीशन में मैच नहीं करता, या आपने जो इनिशियली जो डेटा सबमिट करी थी उस डेटा में कुछ गलत डेटा दी थी। तो इस तरीके के अपफ्रंट रीजंस देके कंपनी बेसिकली ये टेक्निकल ग्राउंड पे इमीडिएटली रिजेक्ट कर देती है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये 1% के से ऊपर नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे अच्छा एचडीएफसी, टाटा एआईए और एलआईसी, ये 3 कंपनीज का है। तो हम ये 3 कंपनीज को कंसीडर करेंगे टॉप 3 टर्म इंश्योरेंस के लिए। बाकी सारे कंपनीज के जो क्लेम रिजेक्शन रेशियो है वो 1% के ऊपर है, तो 1% के ऊपर के जो क्लेम रिजेक्शन रेशियो होते हैं ये अच्छे नहीं होते हैं। अब अगर हम ये 3 कंपनीज का एयूएम साइज देखें, एयूएम साइज काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे कंपनी का कितना स्ट्रांग है कंपनी, और आने वाले टाइम में ये अपना बिजनेस को लेके कितना सीरियस है। ऐसा नहीं हो कि आज आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो और आज से 10 साल बाद ये कंपनी एक अपना टर्म इंश्योरेंस का बिजनेस को पूरी तरीके से सेल ऑफ कर दे, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो एएम साइज के हिसाब से भी एलआईसी की बात करें तो 20 लाख करोड़ है, जो कि बहुत ही बड़ा एयूएम साइज है। एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो 37,000 और टाटा एआईए की बात करें तो 16,000, ये काफी अच्छा एयूएम साइज है। तो ये तीनों की अगर हम एयूएम साइज के हिसाब से बोले तो काफी अच्छा है। और लास्ट फैक्टर अगर हम देखें तो वो है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो होता है कि मान लीजिए कि कंपनी के पास जितने भी टोटल क्लेम्स आते हैं उस हिसाब से उनकी टोटल एसेट कितनी है, तो उसका रेशियो जो है एटलीस्ट 1.5 होना चाहिए। ये आईआरडीए के रूल्स के हिसाब से है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एलआईसी का 1.5 के ऊपर है, टाटा एआईए का 2.5 के ऊपर है और एचडीएफसी की बात करें तो 1.5 के ऊपर है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो तीनों कंपनीज के सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 के ऊपर है। तो ओवरऑल ये तीनों कंपनीज सारे 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में खड़ी उतरती है। तो उस हिसाब से
हम ये 3 में से कोई भी एक कंपनी में टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आपको एलआईसी पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है तो आप बिल्कुल एलआईसी ले सकते हैं और अगर आपको एचडीएफसी और टाटा की बात करें तो दोनों प्राइवेट में काफ़ी ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, तो ये दोनों में से भी किसी को आप पसंद कर सकते हो। अब अगली चीज़ आती है कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो वो है पहला कि यूलिप और एंडाउमेंट प्लान ये बिल्कुल अवॉइड कीजिए। कोई भी एजेंट या कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपको कहता है कि यूलिप या एंडोमेंट लो तो ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसका मेजर रीजन है कि पहली बात तो ये कि यूलिप और एंडोमेंट जो है इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों को मिक्स कर देते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिटर्न देखोगे तो ये 6 to 7% से ज्यादा रिटर्न नहीं होते और अगर आप उसको एज अ इंश्योरेंस के हिसाब से देखोगे तो वो हार्डली 3 to 4 lakhs का कवरेज देते हैं। अगर आप ऑलमोस्ट 10,000 15,000 पर मंथ का अगर आप मंथली पे कर रहे हो तो भी वो 2.5 से 3 लाख का कवरेज या 4 लाख का कवरेज देते हैं। तो ना तो आपका अच्छा इंश्योरेंस कवर होता है ना अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न होता है। तो उससे बेटर है कि आप प्योर टर्म इंश्योरेंस लीजिए और उसके साथ आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए या फिर आपको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो वैसे कीजिए। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों को बिल्कुल सेपरेट करना चाहिए। अब दूसरी चीज है कि ये टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस एक डेथ बेनिफिट है, यानी कि जो भी बंदे का इंश्योरेंस होता है उस बंदे की डेथ पे उसकी फैमिली को या नॉमिनी को एक जो भी उसने इंश्योर करी है, मान लीजिए 50 lakhs की टर्म इंश्योरेंस की है तो वो 50 lakhs अमाउंट उसके नॉमिनी को मिलता है। और मेच्योरिटी बेनिफिट क्या है, अगर मान लो कि कुछ भी ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं होता है और उसने 20 years का इंश्योरेंस लिया है तो 20 years बाद उसकी फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं मिलेगा का मतलब क्या हुआ? ये क्या बेवकूफ़ी वाला प्लान है? बिल्कुल नहीं। ये उस 20 इयर्स के लिए उसके फैमिली के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट का ज़रिया है। उसको बाय चांस अनफॉर्चुनेटली डेथ होती है तो फैमिली को एक सर्टेन अमाउंट मिलती है और क्योंकि मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है इस वजह से उसकी प्रीमियम बहुत कम हो जाती है। तो इस तरीके से आप प्रीमियम कम पे कर रहे हो और डिफरेंस अमाउंट जो भी है वो आप इन्वेस्ट कीजिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में। राइडर प्लान में अक्सर आपको एक्स्ट्रा एक प्लान मिलता है जो आप उसको टर्म इंश्योरेंस के साथ कंबाइन कर सकते हो, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस, एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डेथ और कवरेज अगेंस्ट एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। क्रिटिकल इलनेस का मतलब है कि मान लो कि कोई भी बीमारी डायग्नोस होती है, बड़ी बीमारी लाइक कैंसर, वैसे सिनेरियोज में आपको एक अपफ्रंट पैसा मिलता है चाहे आप ट्रीटमेंट कराओ या ना कराओ। इसका एक मेजर रीजन ये होता है कि जब भी अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया है तो वो आपके हॉस्पिटल के बिल पे करता है, लेकिन उस टाइम पे उतनी बड़ी बीमारी के साथ आप 6 months to 1 year आप जॉब भी नहीं कर सकते या बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से कोई इनकम नहीं ला सकते क्योंकि आपकी मेजर टाइम ट्रीटमेंट में चली जाती है। तो ऐसे केस में आपको एक मंथली इनकम आनी चाहिए पैरेलली, तो उसके लिए आपको क्रिटिकल इलनेस इंपॉर्टेंट होती है और इसी वजह से क्रिटिकल इलनेस का जो भी अमाउंट है वो आपको 12 months की सैलरी जितना रखना चाहिए। दूसरी चीज है एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डेथ। तो खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उस टाइम पे फैमिली को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन टॉप ऑफ टर्म इंश्योरेंस एक्सीडेंट के वजह से एक एक्स्ट्रा पे देते हैं। और तीसरा राइडर प्लान होता है इसमें एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, यानी कि कोई भी एक्सीडेंट के वजह से अगर डिसेबिलिटी होती है इंश्योर्ड पर्सन को तो उसकी फैमिली को एक कवर्ड अमाउंट मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर हम देखें तो इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ अर्निंग मेंबर का होना चाहिए, यानी कि अगर मेंबर में मान लीजिए कि फैमिली में 4 मेंबर है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, अगर सिर्फ हस्बैंड जॉब कर रहा है तो फिर इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड की होनी चाहिए, ना कि वाइफ की और बच्चों की। और दूसरी चीज है जो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो जितने एज तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे उतने टाइम का ही आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, एक टर्म इंश्योरेंस। मान लीजिए कि आप 25 years के हो और आप 40 या 45 एज तक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि फ्यूचर में आपके जितने भी एक्सपेंसेस है वो आप अपनी सेविंग के इंटरेस्ट से ही कवर कर लोगे। ऐसे एज तक का ही फाइनेंशियल फ्रीडम कहलाते हैं और ऐसे एज तक का ही टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, न कि 80 या 100 years तक आपको टर्म इंश्योरेंस लेना बेवकूफी है। उसका कई सारे रीजन है। एक तो आप 60 पे तो ऑलरेडी रिटायर कर जाते हो तो मैक्सिमम आपको 60 एज तक का देखना चाहिए। दूसरी चीज है कि अगर आप 80 या 100 तक का टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो मान लीजिए कि आज आप 50 lakhs का लेते हो तो आज से 40 साल या 50 साल बाद वो 1 करोड़ की वैल्यू हार्डली 2 to 3 lakhs होगी उस टाइम पे महंगाई के हिसाब से। तो वो वैसे भी सेंस नहीं होगा। और दूसरी चीज है कि आज के टाइम पे आपकी इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो डबल या ट्रिपल हो जाती है। तो इस तरीके से आपको इधर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक की एज तक लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अगर आप चाहो तो 60 जो रिटायरमेंट एज होती है वहां तक का आप ले सकते हो।
और एक और चीज अगर आपको देखनी चाहिए तो आपको टर्म इंश्योरेंस की जो अमाउंट है वो आपको 20x होनी चाहिए। एक्स यानी यहाँ पे फैमिली ईयरली एक्सपेंसेस, अगर आपकी ईयरली एक्सपेंसेस 5 लाख है तो आपको 1 करोड़ का लेना चाहिए, और अगर आपके ईयरली एक्सपेंसेस 10 लाख के हैं तो आपको 2 करोड़ का लेना चाहिए। ये इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखो तो इंटरेस्ट जो होता है अप्रोक्सीमेटली 10% हम मान सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आज मान लीजिए आपके 5 लाख के एक्सपेंसेस है तो 50 लाख का अगर आप कवरेज कर रहे हो तो 10% के हिसाब से 5 लाख इंटरेस्ट आ जाएगा और उससे फैमिली के एक्सपेंसेस चल जाएंगे। लेकिन विद टाइम जैसे महंगाई बढ़ेगी तो उस वजह से आज जो 5 लाख का खर्चा होता है, आज से 3 साल या 4 साल बाद वो 5 लाख में एक्सपेंसेस सेम मैनेज नहीं होंगे। दूसरी चीज है कि विद एज एक्सपेंसेस बढ़ते भी हैं, जैसे अगर आपके बच्चे हैं तो कि एडुकेशन का खर्चा बढ़ जाएगा, वाइफ का विद एज मेडिसिन और मेडिकल चीजों के वजह से खर्चे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एटलीस्ट 20x का टर्म प्लान लेना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं यहाँ पे, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस डॉक्यूमेंट के काफी अच्छे से पढ़ने चाहिए। आपको कभी भी, चाहे आप ऑनलाइन लो या डायरेक्ट एजेंट से लो, आप टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़े, क्योंकि टर्म एंड कंडीशंस अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको पता होता है कि प्रोडक्ट के अंदर इंश्योरेंस का जो आप प्लान ले रहे हो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है और क्या क्या चीजें एक्सक्लूडेड है। और टर्म इंश्योरेंस जब भी आप लो या कोई भी इंश्योरेंस आप जब भी लो तो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी बिल्कुल करेक्टली दे, इसमें कोई बात छिपाए नहीं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो या फिर फॉर्म फिलअप में स्पेलिंग मिस्टेक हो, इस तरह की कोई भी मिस्टेक ना करे। अब अगर हम ये 3 कंपनीज के टर्म इंश्योरेंस के प्लान को कंपेयर करें, मैंने दो केस लिए हैं। एक 25 एज और 15 साल का इंश्योरेंस होगा 40 एज तक। मैंने मान लिया कि 40 एज तक वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। कवर लिया है 50 lakhs का, और इस दौरान मान लीजिए कि अनफॉर्चुनेटली डेथ होती है, सिंगल एट वन गो अमाउंट मिलता है। तो इसका अगर हम देखें, एचडीएफसी लाइफ की प्रीमियम देखें तो ये 5,000 रुपीज है। अगर हम टाटा एआईए की बात करें तो 6,250 है, और एलआईसी की बात करें तो ये 3,800 के अप्रॉक्स है। तो आप देख सकते हो कि एक्चुअली एलआईसी ने अपना एलआईसी का जो टेक टर्म प्लान है, जो ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस है एलआईसी का, उसकी उसने प्रीमियम काफी कम कर दी है। तो अक्सर मैं लोगों को बोलते हुए ये सुनता हूँ कि एलआईसी की प्रीमियम जो है महंगी है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो एलआईसी ने ये रिसेंटली 1.5 साल पहले ये ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान, और ये काफी अच्छा प्लान है, और इसकी प्रीमियम में भी अगर आप देखो तो एचडीएफसी लाइफ और टाटा एआईए से कम है। अब यही केस मैंने एक्स्ट्रापोलेट करके इस तरीके से किया है कि वो 25 एज पे है और नॉन स्मोकर है, और वो इंस्टेड ऑफ 15 ईयर्स अब वो 35 ईयर्स का लेता है, यानी टिल द एज ऑफ 60। तो टिल द एज ऑफ 60 अगर वो 50 lakhs का प्लान लेता है तो उसकी एचडीएफसी लाइफ में प्रीमियम पड़ती है 6,240, टाटा एआईए में पड़ती है 6,844, और अगर हम एलआईसी की बात करें तो ये 5,428। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तीनों को कंपेयर करें तो प्रीमियम वाइज एलआईसी सबसे अच्छा बेट निकल के आता है। अब अगर आप अपने एज के हिसाब से और पर्टिकुलर ईयर के हिसाब से कितने साल का प्लान लेना चाहते हो उसका कंपैरिजन करना है, तो आप पॉलिसी बाजार में एचडीएफसी लाइफ और टाटा एआईए का चेक कर सकते हो, और एलआईसी के लिए एलआईसी की खुद की वेबसाइट पे मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वहां से भी जा सकते हो। अब मैंने एक एलआईसी के टेक टर्म और एलआईसी का जीवन अमर दोनों प्लान को कंपेयर किया है। एलआईसी का जो टेक टर्म है ये ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस होता है, और एलआईसी का जो जीवन अमर है ये इनका ऑफलाइन टर्म इंश्योरेंस है। तो अगर आपको ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस लेने में दिक्कत होती है या आपको कन्वीनियंट नहीं फील होता है और आप सीधा फिजिकली उनके ऑफिस में जाके लेना चाहते हो या एजेंट से लेना चाहते हो, तो ऑफलाइन का टर्म इंश्योरेंस का नाम है जीवन अमर। ध्यान रखिएगा, जीवन अमर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, और इसका पॉलिसी नंबर है 855। तो ये दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो मैं एक केस आपको, पहला केस समझा देता हूं कि मान लीजिए 20 एज पे 20 इयर्स का टर्म टर्म इंश्योरेंस लेगा, तो अगर वो रेगुलर प्लान देता है यानी एवरी ईयर वो अगर प्रीमियम भरेगा तो उसको पड़ेगा 3,050, ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। और दूसरी तरफ अगर हम एनुअली पे करेगा, लेकिन ये मान लीजिए 20 इयर्स का है, लेकिन वो 20 इयर्स की जगह 15 इयर्स में ही पे करना चाहता है, फर्स्ट 15 इयर्स में, तो उसको 3,500 पड़ेगा। और वो वही 20 या 15 इयर्स की जगह पहले 10 साल में पे करना चाहता है तो उसको 4,550 पड़ेगा। और वहीं अगर वो सिंगल प्रीमियम देना चाहता है यानी कि आज ही अपफ्रंट पे करना चाहता है तो वो 36,700 पड़ेगा। अब जीवन अमर की बात करें तो मोर और लेस वो टेक टर्म जैसा ही प्लान है। उसकी अगर हम कंपैरिजन करें तो 50 lakhs की इंश्योरेंस उसको 4,356 पड़ेगी रेगुलर प्रीमियम, 5,104 पड़ेगी उसकी पॉलिसी माइनस
5 ईयर्स पे और 6,500 के आसपास पड़ेगी पॉलिसी माइनस 10 ईयर्स पे और सिंगल प्रीमियम में 48,000 की प्रीमियम पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 30% का डिफरेंस है प्राइस में। 30, 31, 31, 25% का डिफरेंस है। तो ऑनलाइन इंश्योरेंस आपको काफी सस्ता पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, तो ये जो 30% निकल के आया, इसके लिए मैंने बेस जीवन अमर प्लान को रखा है। अगर मैं इसको बेस प्लान जो है वो टेक टर्म का रखता हूं, तो ये ऑलमोस्ट 45-50% महंगा पड़ता है। कुल मिला के बात ये है कि आपको एजेंट अगर जो भी अमाउंट बताता है, मान लीजिए कि 5,000 रुपीज बताता है, तो आप मान लीजिए कि ऑनलाइन पे आपको अप्रोक्सीमेटली 3,500 जैसा प्रीमियम गिरेगा। तो ये एक कंपैरिजन किया है मैंने, और इसमें बाकी केसेस भी लिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके लेटर ऑन देख भी सकते हो। 30 और 40 एज पे भी मैंने कंपैरिजन किया है, तो वहां पे भी आपको देखोगे तो यहाँ पे 30% के आसपास ही आता है। यहाँ पे मैं एक और चीज अगर आपको बताऊं, तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ रेगुलर प्लान ही कंसीडर करना चाहिए। पॉलिसी -5 ईयर्स, -10 ईयर्स या सिंगल प्रीमियम लेना बेवकूफी है, क्योंकि आपको अपफ्रंट ये बहुत ज्यादा चार्जेस ले लेते हैं सिंगल प्रीमियम में, और -5 ईयर्स, -10 ईयर्स में भी आपसे प्रीमियम काफी ज्यादा लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो दो ऑप्शन है। मान लो आज आप 25 ईयर्स के हो और आप 60 एज तक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हो, तो आप, एक तरीका है ये लेने का कि आप 15 साल के लिए ले लो और 15 साल बाद वापस से टर्म इंश्योरेंस लो 20 ईयर्स का। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो 3,776 पड़ता है आपको आज के टाइम पे 15 साल का टर्म इंश्योरेंस का। और उसके बाद 40 एज से अगर आप 20 साल का टर्म इंश्योरेंस लेते हो, तो उसकी प्रीमियम होती है 9,000 रुपीज के आसपास। तो और वहीं अगर आप आज के टाइम पे 35 ईयर्स का अपफ्रंट ले लेते हो, तो आपको प्रीमियम आती है 5,428। अब इसमें डिफरेंस ये होता है कि अगर आप इसको और इसको दोनों को कंपेयर करो, तो आपकी 1,652 रुपीज की सेविंग हो जाती है। और इसी को अगर आप म्यूचुअल फंड में एक अच्छे प्लान में इन्वेस्ट कर दो और 15% के रिटर्न्स मान लो, तो आपकी टोटल 15 साल बाद जो सेविंग हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ये 1,652 रुपीज से 90,000 के आसपास। और उसी के इंटरेस्ट से आप ये इंश्योरेंस जो है अगले 20 साल का सिर्फ और सिर्फ उसके इंटरेस्ट से कवर कर सकते हो। तो देख सकते हो कि किस तरीके से आप एक स्मार्ट टर्म इंश्योरेंस का प्लान कर सकते हो इस तरीके से। बस इसमें एक डाउनसाइड ये रहेगी कि आप जब 40 एज के होगे, तो उस टाइम पे आपको रिस्क रहेगा कि कोई भी एक हेल्थ टेस्ट के वजह से आपका अगर टर्म इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाए तो ये एक डाउनसाइड है, लेकिन यही है कि आपकी एक सेविंग, काफी अच्छी सेविंग भी हो जाएगी। तो ये दोनों चीज को आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये केस स्टडी इसलिए लिया है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 15 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम एनीवे अचीव कर ही लोगे। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए, और उस हिसाब से आप टर्म इंश्योरेंस सेलेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।